आज का दूसरा शीर्षक है संक्षिप्त परिभाषाएं या शब्दावली। नंबर 1, उपनिवेशवाद। शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा किसी निर्बल राष्ट्र की आर्थिक गतिविधियों को अपने हित में संचालित, नियंत्रित एवं नियमित करना उपनिवेशवाद कहलाता है। नंबर 2, साम्राज्यवाद। शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा निर्बल राष्ट्र की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक गतिविधियों को अपने हित में नियंत्रित करना। कहने का मतलब यह है कि जहां उपनिवेशवाद में आर्थिक गतिविधियों को नियंत्रित किया जाता है, साम्राज्यवाद में आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक गतिविधियों को भी नियंत्रित किया जाता है। नव साम्राज्यवाद। नव साम्राज्यवाद से तात्पर्य है साम्राज्यवाद को स्वाभाविक व न्यायोचित मान लेना और इसका ज्यादा से ज्यादा विस्तार करना साम्राज्य का। सामाजिक डार्विनवाद। डार्विन एक जीव वैज्ञानिक थे। इन्होंने योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत प्रस्तुत किया, अर्थात अस्तित्व के लिए संघर्ष, यानी इस संघर्ष में जो बलवान होगा वो ही जीवित रहेगा। इसे 19वीं सदी के राजनीतिक व सांस्कृतिक गतिविधियों के क्षेत्र में मान लिया गया। श्वेत जाति का भार। यह रूडयार्ड किपलिंग की अवधारणा है। उनका मानना था कि श्वेत लोग सभ्यता से आगे निकल गए हैं। उन लोगों को अश्वेत लोगों को भी सभ्य बनाने व उनकी जीवन दशा को सुधारने का दायित्व अपने कंधों पर लेना चाहिए। यही है श्वेत जाति का भार। आज का मेरा दूसरा व्याख्यान है एशिया और अफ्रीका में साम्राज्यवाद। इसको हम 2 भागों में बांट करके अध्ययन करेंगे। नंबर 1, अफ्रीका में साम्राज्यवाद और नंबर 2, एशिया में साम्राज्यवाद। तो आज हम एशिया और अफ्रीका में साम्राज्यवाद, इसका भाग फर्स्ट का अध्ययन करेंगे और इस संबंध में अफ्रीका में साम्राज्यवाद की चर्चा करेंगे। यूरोपीय शक्तियों द्वारा अफ्रीकी साम्राज्यवाद के प्रमुख उद्देश्य 2 थे। नंबर 1, दास व्यापार करना और नंबर 2, खनिज संपदा पर अधिकार करना। 1870 ईस्वी तक अफ्रीका के 10% भूभाग पर यूरोपीय साम्राज्य था। 1910 ईस्वी तक अफ्रीका के 90% भूभाग पर यूरोपीय साम्राज्य था। अंदरूनी अफ्रीका की खोज धर्म प्रचारकों ने की। डेविड लिविंगस्टोन नामक स्कॉटिश पादरी ने 1841 ईस्वी में विक्टोरिया झील एवं न्यासा झील की आंतरिक खोज की। उसके बाद हेनरी स्टैनली, जो बेल्जियम के पादरी थे, उन्होंने 1871 ईस्वी में अफ्रीका के बिल्कुल मध्य में कांगो नदी की खोज की एवं अफ्रीका के आंतरिक भागों की जानकारी दी। बेल्जियम के शासक लियोपोल्ड व हेनरी स्टैनली ने एक कंपनी बनाकर कांगो बेसिन में अपना साम्राज्य स्थापित किया। इस कंपनी का नाम था इंटरनेशनल कांगो एसोसिएशन। जल्द ही यूरोप के अन्य देशों में साम्राज्यवाद या साम्राज्य विस्तार की होड़ लग गई।
1885 ईस्वी में बर्लिन में यूरोपीय सम्मेलन बुलाकर साम्राज्यवादी समस्याओं के समाधान हेतु एक एक्ट बनाया गया जिसे बर्लिन एक्ट के नाम से जाना जाता है। इसके तहत कांगो बेसिन बेल्जियम को सौंप दिया गया, लेकिन व्यापार पूरे यूरोपीय देश निर्बाध रूप से करेंगे, यानी प्रशासनिक व सुरक्षा संबंधी दायित्व उस देश का होगा जिसने उस क्षेत्र पर अधिकार किया। व्यापार सभी करेंगे। नेक्स्ट, अफ्रीका के बंटवारे की विशेषताएं। नंबर 1, अफ्रीका में शांतिपूर्ण तरीके से नव साम्राज्यवाद का विस्तार हुआ। और नंबर 2, सफ़ेद कागज पर लकीरें खींचकर या नक्शा बनाकर बिना टकराव के बंटवारा किया गया, यानी यहाँ पर कोई युद्ध नहीं हुए। नेक्स्ट, अफ्रीका का बंटवारा। अफ्रीका का बंटवारा किस प्रकार किया गया, इसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है। ब्रिटेन का नियंत्रण। ब्रिटेन के नियंत्रण में मिस्र, सूडान, केन्या, जिम्बाब्वे, नाइजीरिया और दक्षिण अफ्रीका थे। फ्रांस का नियंत्रण। फ्रांस के नियंत्रण में मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया व मेडागास्कर थे। तो पहला ब्रिटेन का नियंत्रण, दूसरा फ्रांस का नियंत्रण। तीसरा, पुर्तगाल का नियंत्रण। पुर्तगाल के नियंत्रण में अंगोला और मोजाम्बिक थे। नंबर 4, इटली का नियंत्रण। इटली के नियंत्रण में लीबिया, इरिट्रिया और 1935 ईस्वी में इथोपिया था। इथोपिया को शामिल किया गया। नंबर 5, जर्मनी का नियंत्रण। जर्मनी के नियंत्रण में तंजानिया एवं नामीबिया थे। और बेल्जियम का नियंत्रण, छठा बेल्जियम था, इसका नियंत्रण कांगो पर था। शांतिपूर्वक साम्राज्य का बंटवारा होने के बावजूद भी अफ्रीका में कुछ विवाद या कुछ घटनाएं सामने आई। जैसे पहला है इटली का मामला। इटली इथोपिया तथा नील नदी के ऊपरी क्षेत्र को अधिकृत करना चाहता था, परंतु 1896 में अडोवा के युद्ध में इथोपिया ने इटली को हरा दिया। 1935 ईस्वी में ही इटली इथोपिया पर अधिकार कर सका। कहने का मतलब यह है कि साम्राज्यवादी देशों ने अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए संघर्ष भी किया, लेकिन अंततः उनको असफल होना पड़ा। नंबर 2, फसोदा का संकट, जिसको फैसोदा कांड भी कहा जाता है। नील नदी के तलहटी क्षेत्र पर आधिपत्य को लेकर फ्रांस और ब्रिटेन के मध्य जो तनाव हुआ, उसी को फैसोदा संकट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह क्षेत्र फैसोदा नाम का स्थान था। फ्रांस ने संयम से काम लिया तथा जनरल मार्श को लौट जाने का आदेश दिया, जिससे ब्रिटेन और फ्रांस में संघर्ष की स्थिति टल गई। नंबर 3, बोअर युद्ध। ब्रिटेन केप ऑफ गुड होप से काहिरा तक ब्रिटिश अफ्रीका के सपने को साकार करना चाहता था, अर्थात यहाँ अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहता था। डच लोगों को पराजित कर ब्रिटेन ने 1815 में केप ऑफ गुड होप पर अधिकार कर लिया, तो डच लोग अन्यत्र चले गए। अंग्रेज डच लोगों को बोअर कहते थे। इनके पास ट्रांसवाल और ऑरेंज फ्री स्टेट के राज्य थे, जहाँ हीरे व सोने की खानों का पता लगा। अंग्रेज यहाँ पूंजी निवेश कर रहे थे और इन्हें हड़पना चाहते थे। किन्हें? ट्रांसवाल और ऑरेंज फ्री स्टेट को, क्योंकि वहाँ सोने व हीरे की खानें थी, इसलिए।
1895 से 1910 के मध्य अंग्रेजों ने इन दोनों क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया और इन्हें नेटाल तथा केप कॉलोनी के साथ मिलाकर यूनियन ऑफ साउथ अफ्रीका नाम से नए राज्य की स्थापना की। चौथी घटना या चौथा विवाद है मोरक्को का संकट। 1905 में मोरक्को को लेकर फ्रांस व जर्मनी आमने सामने की स्थिति में आ गए थे, लेकिन बाद में दोनों में शांति स्थापित हो गई। 1911 में लीबिया पर इटली ने अधिकार कर लिया। इस प्रकार अफ्रीका में यूरोपीय शक्तियों के साम्राज्यवाद, वहाँ जो बंटवारा हुआ उसकी विशेषताओं, और विभिन्न क्षेत्रों द्वारा विभिन्न शक्तियों द्वारा बंटवारे में कौन कौन से क्षेत्र प्राप्त हुए और यहाँ पर जो विभिन्न शक्तियों में प्रमुख विवाद या घटनाएं सामने आई, उन सब का मैंने संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया है। तो यह है आज का मेरा व्याख्यान, एशिया और अफ्रीका में साम्राज्यवाद भाग फर्स्ट। तो यह आज का मेरा दूसरा व्याख्यान है। इससे पहले मैंने साम्राज्यवाद के प्रभावों पर आपको चर्चा की है। धन्यवाद।